हेलो एवरीवन। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, आज हम करेंगे कैनोनिकल इंसेंबल। अब कैनोनिकल इंसेंबल में हमारे पास अब यहाँ पे हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स निकालने हैं। ठीक है, अब हम पहले अब तक जो हम कर रहे थे, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट निकालते थे, वहाँ से एंट्रोपी फाइंड कर लेते थे, फिर हमें कुछ भी पता चल जाता था, प्रेशर निकालना था, टेम्परेचर निकालना था, जहाँ केमिकल पोटेंशियल निकालना था, कुछ भी निकाल सकते थे। बट अब हम एक नई चीज़ फाइंड किया करेंगे, ठीक है, वो होगा हमारे पास पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन फाइंड करने से भी पहले अब इसमें हमारे सिर्फ 2-3 फॉर्मूलेज हैं जिससे पूरी की पूरी कैनोनिकल इंसेंबल, ठीक है, सॉल्व हो जाती है, और मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, e⁻⁻ बीटा ith डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, समेशन ith e⁻⁻ बीटा ith। अब यहाँ पे बीटा क्या है, 1/kBt, ठीक है, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T क्या है, टेम्परेचर है, ith क्या है, एनर्जी स्टेट है, पार्टिकल की ith एनर्जी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, पार्टिकल की ith एनर्जी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, pith। आप जिस एनर्जी स्टेट में फाइंड करना चाहते हैं वो एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, टोटल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जितनी एनर्जी स्टेट है उन सब का आपने सम करना है। अब जो ये टर्म है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं पार्टीशन फंक्शन, और इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, समेशन e⁻⁻ बीटा ith, ये है हमारे पास पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो Q हमारे पास है समेशन ith e⁻⁻ बीटा ith, ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है। अब चाहे आप कैनोनिकल इंसेंबल की बात करो, चाहे ग्रैंड कैनोनिकल की बात करो, आगे हम जो भी करेंगे उसमें हम मोस्टली क्या निकालना है, हमने पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है। अगर आपको पार्टीशन फंक्शन पता चल गया मीन्स आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। ठीक है, अगर हमने एवरेज एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, एवरेज एनर्जी निकालनी हो तो हम किसी की भी एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हैं, इसको हम E लिख लेते हैं। ठीक है, एवरेज एनर्जी को हम ऐसे लिख लेते हैं, सपोज कर लो U लिख लिया है। ठीक है, ये एवरेज एनर्जी किसके इक्वल होती है, ये होती है हमारे पास EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ith। हम किसी की भी एवरेज एनर्जी ऐसे ही निकालते हैं, ith इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ith इंटू समेशन हो जाएगा जितनी एनर्जी लेवल्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ith ये रहा, वैल्यू पुट कर दो, e⁻⁻ बीटा ith डिवाइडेड बाय समेशन ith बीटा ith। ठीक है, तो ये हो जाएगा एवरेज एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज एनर्जी, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन ith एनर्जी स्टेट, ith एनर्जी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब हमने 3 फार्मूले किए हैं, एक फर्स्ट फार्मूला ये है, उसके बाद सेकंड फार्मूला ये है, अब थर्ड हम एवरेज एनर्जी एक और वे से भी निकाल सकते हैं। वो कौन सा वे है, एवरेज एनर्जी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, kBt² करली log ऑफ Q बाय करली T। ठीक है, आपने Q का log लिया, फिर टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव कर दोगे, kBt² के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी के हमने 2 फॉर्मूले देखे हैं। अब उसके बाद हम निकालते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ठीक है, अब है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये इसका एक्सप्रेशन क्या है, -kT log ऑफ Q। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं, फर्स्ट ये है, फिर सेकंड ये है, ये भी सेकंड में ही आ जाएगा, फिर ये हमारा थर्ड। तो हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कैनोनिकल इंसेंबल में। ठीक है, अब यहाँ पे
और हमारे पास क्या रहता है, अब ये अगर समेशन लगा हुआ है, ठीक है, अगर ये समेशन लगा हुआ है मीन्स हम डिस्क्रीट केस की बात कर रहे हैं। तो जो ये हम सब ने किया है, ये सब लिखा है, ये किसके लिए है, डिस्क्रीट केस के लिए है, ठीक है। डिस्क्रीट अगर हो, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हो, तब हमने ये किया है। अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूअस एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूअस एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हो, तब हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तब हमारे पास पार्टीशन फंक्शन कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन डाल दो, फिर e रेस टू पावर माइनस बीटा, यहाँ पे ई आई की जगह पे हमने h लिखना है, h क्या है, हैमिल्टोनियन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो हम लिखेंगे डी एफ पी डी एफ क्यू, ठीक है, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया 1/h रेस टू पावर f। यहाँ पे h क्या है, हैमिल्टोनियन है, ठीक है, और हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे f क्या है, f हमारे पास डायमेंशंस हैं, ठीक है। अगर आप 1D में हो तो f की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर आप 2D में हो तो f की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर आप 3D में हो तो f की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कोई भी h के साथ इसको डिवाइड नहीं किया, बट हमें यहाँ पे h के साथ क्यों डिवाइड करना पड़ रहा है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे, e एक क्या है, एक्सपोनेंशियल में ये क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये जो ओवरऑल बन रहा है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायमेंशंस नहीं है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। तो जो ये पार्टीशन फंक्शन बनना चाहिए, ये भी हमारे पास पार्टीशन फंक्शन ही तो है, ये भी पार्टीशन फंक्शन है। तो जो ये पार्टीशन फंक्शन है ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी बनना चाहिए। ये इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती है एक्सपोनेंशियल की, बट इसकी कुछ यूनिट होगी मोमेंटम और क्यू की। तो हमने क्या किया, इसकी यूनिट को ख़त्म करने के लिए, कैंसल आउट करने के लिए इसको h से डिवाइड कर दिया, ताकि जो ओवरऑल हमारा फंक्शन रहना चाहिए वो यूनिटलेस रहे, ठीक है। तो ये यूनिटलेस रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना कि हमने h रेस टू पावर f से क्यों डिवाइड किया है। मींस ये क्वांटिटी हमारी डायमेंशन लेस बननी चाहिए, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, जैसे इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी क्वांटिटीज़, बाकी बीटा हमारे पास 1/kBt होता है, और ये p मोमेंटम है और q क्या है, पोजीशन है, ठीक है। p हमारे पास मोमेंटम है और Q क्या है, पोजीशन है। तो हमारे पास डिस्क्रीट केस है तो ये लगेगा, अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूअस केस आ जाता है तो पार्टीशन फंक्शन हम ऐसे निकालेंगे। तो अब अगर इन एक्सप्रेशंस में देखोगे हमें सिर्फ Q चाहिए, अगर हमने कुछ भी निकालना है तो हमें पार्टीशन फंक्शन चाहिए। अब हम पार्टीशन फंक्शन निकाला करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये सब अगर हम पहले फाइंड किया करेंगे पार्टीशन फंक्शन एक पार्टिकल के लिए, ठीक है, फिर निकाला करेंगे n पार्टिकल्स के लिए। अब देखो, अगर हम डिस्क्रीट केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम डिस्क्रीट केस की बात करते हैं फर्स्ट है, अगर मैं डिस्क्रीट केस की बात करती हूँ, ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स, तो हमारे पास Qn पार्टीशन फंक्शन फॉर n पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केसेस आएंगे, ठीक है। अगर तो हमारे पास पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है, अगर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकाला, अगर n का निकालना है तो रेस टू पावर n कर दोगे। अगर आपके पास पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तब भी आपने क्या करना है, ऐसे ही करना है, सेम,
ठीक है। एक का निकालोगे n पार्टिकल्स के लिए रेस टू पावर n हो जाएगा। ये किसके लिए है? सिर्फ अगर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। बट अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूअस एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हो, तब आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट है अगर डिस्टिंग्विशेबल हो तो क्या होगा, डिस्टिंग्विशेबल हो। सेकंड, अगर इनडिस्टिंग्विशेबल हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर डिस्टिंग्विशेबल हो तो n पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल का निकालो रेस टू पावर n कर दो। अगर आपने इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का निकालना है तो n पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो डिस्क्रीट केस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रेस टू पावर n करना है। बट अगर आपके पास कॉन्टीन्यूअस एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं तो अगर तो डिस्टिंग्विशेबल हो तो ये आएगा, सिर्फ n करना है। बट अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए, क्योंकि अब अगर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो हमने डबल काउंटिंग नहीं करनी है, तो इसे n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपने। अब करते हैं इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। अब इसके ही रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज सिस्टम हैविंग 3 नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स विद एनर्जी गिवन है हमें, ठीक है। एनर्जी कौन सी गिवन है, एक 0 है, एक प्लस ई है और एक माइनस ई है। इज एट अ टेम्परेचर T फॉर E इज इक्वल टू 2 kBT the probability of finding the particle in the state with energy 0। तो E is equal to 0 एनर्जी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्टिकल की। तो हमें पता है कि P ऑफ ith क्या होता है। अब ith मीन्स E is equal to 0 एनर्जी स्टेट में e रेस टू पावर माइनस बीटा, E की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 0 एनर्जी स्टेट में, डिवाइडेड बाय समेशन ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई ith, ई रेस टू पावर 0 1 होता है, डिवाइडेड बाय, अब कितने एनर्जी लेवल्स हैं, 3 एनर्जी लेवल्स हैं। अब आपको पहले चेक करना है कि ये डिस्क्रीट केस है कि कॉन्टीन्यूअस का केस है। यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल्स गिवन है तो ये डिस्क्रीट केस है, तो हमने डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगाया। अब टोटल 3 है तो नीचे 3 के साथ समेशन आएगा, माइनस बीटा 0 एनर्जी है, फिर E एनर्जी है, फिर माइनस E एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी E इज इक्वल टू 0 एनर्जी स्टेट में होने की क्या हो जाएगी, 1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई प्लस ई रेस टू पावर बीटा ई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक है। 1 प्लस इसको आगे लिखा ई रेस टू पावर बीटा ई प्लस ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई। अब देखो हमें पता है कॉस ऑफ कॉस एच, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बीटा ई तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर प्लस बीटा ई प्लस ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई बाय 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स कॉस ऑफ बीटा ई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर बीटा ई प्लस ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई, ठीक है। तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1/1 प्लस 2 टाइम्स कॉस हाइपरबॉलिक बीटा ई, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन E इज इक्वल टू 0 एनर्जी स्टेट में। तो ऐसे फॉर्मूला यूज़ करना है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो हमने ये फॉर्मूला किया है, ठीक है, ये हमने कब किया है, जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स क्या हैं, नॉन डीजनरेट हैं, ठीक है। जब हमारे पास एनर्जी लेवल्स क्या हैं, नॉन डीजनरेट हैं। अगर डीजनरेट एनर्जी लेवल्स आ जाएं, अगर डीजनरेट एनर्जी लेवल्स आ जाएं तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लिखा है फॉर नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए लिखा है, फॉर नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए लिखा है। तो क्या था फॉर्मूला, पी आई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई ith बाय समेशन ith ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई ith। फॉर डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए हो, फॉर डीजनरेट
एनर्जी लेवल्स विद डीजेनरेसी, ठीक है, विद डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, डीजेनरेसी GI, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, सिर्फ GI के साथ मल्टीप्लाई करना है, GI e⁻⁻β EIth डिवाइडेड बाय समेशन e⁻⁻β EIth और यहाँ पे GIth हो जाएगा, ठीक है। अगर डीजनरेट एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं तो फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा, बस ऊपर भी GI के साथ और नीचे भी GI के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब पहले क्वेश्चन 2 रीड करो, क्या बन जाएगा ये। अब इसमें क्या है, अ सिस्टम कैन हैव 3 एनर्जी लेवल्स 0 ± E, तो ये डिस्क्रीट का केस है और 3 एनर्जी लेवल्स गिवन है हमें, कौन से E = 0, E और -E गिवन है। द लेवल E = 0 इज अ डबली डीजनरेट, मीन्स ये लेवल की डीजनरेसी कितनी है, 2 है, और while the other are non degenerate, the average energy फाइंड करनी है अब हमने, ठीक है, एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है। तो अब ये इसकी डीजनरेसी कितनी है, 1, तो 1 हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसकी डीजनरेसी नॉन डीजनरेट मीन्स उसकी डीजनरेसी 1 है, सिर्फ एक ही लेवल है। अब वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, वैल्यूज़, क्योंकि बट हमने क्या निकालना है, एवरेज एनर्जी निकालनी है। तो एवरेज एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, एवरेज एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, मोस्टली अगर आपने यूज़ करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया करो, ठीक है, KB_T² करली LN_T बाय करली T, सॉरी LN_Q, ठीक है, U = KB_T² करली बाय करली T LN_Q। अब हमें Q चाहिए, पार्टीशन फंक्शन चाहिए, तो पार्टीशन फंक्शन, ये पार्टीशन फंक्शन ही तो होता है, तो ये हो जाएगा समेशन I GI e⁻⁻β EIth। वैल्यूज़ पुट करो, पहला एनर्जी लेवल 0 है, डीजनरेसी कितनी है, 2, तो 2 टाइम्स e⁻⁻β 0 प्लस एनर्जी E है, डीजनरेसी 1 है, तो e⁻⁻β E प्लस -E एनर्जी है, डीजनरेसी कितनी है, 1, तो -β -E हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Q = e⁻01 प्लस e⁻⁻β E माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीटा E, ठीक है, ये बन गया। तो मैं अब इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉस हाइपरबॉलिक की टर्म में लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 cos हाइपरबॉलिक बीटा ऑफ E, ये हमने अभी लिखा था, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस cos हाइपरबॉलिक बीटा E, तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन ये आ गया है, ठीक है। लॉग लेना है तो लॉग ऑफ Q क्या आ जाएगा, log 2 प्लस cos हाइपरबॉलिक बीटा ऑफ E। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, करली बाय करली T निकालना है, तो अब करली लॉग ऑफ करली T, तो ये डेरिवेटिव करोगे, लॉग है तो 1 बाय आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस हाइपरबॉलिक बीटा E। अब लॉग को छोड़ के डेरिवेटिव करोगे, 2 एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस कॉस का डेरिवेटिव साइन H हो जाएगा बीटा E। अब देखो हमने टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव करना है, हमारे पास बीटा क्या होता है, बीटा होता है 1/kBT, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी kBT। अब कॉस को छोड़ के डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा साथ में, -ε/kBT², ठीक है, T की -1 ऊपर -1 आगे आ जाएगा और T² बन जाएगा, ठीक है, पावर एक आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, यही बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 के साथ 2 कैंसिल, -ε/kBT² साइन H हाइपरबॉलिक बीटा E डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस हाइपरबॉलिक बीटा E, ठीक है, यही बन जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद अब हमने ये करली LN_Q बाय करली T आया है, तो U क्या बन गया यहाँ से, तो यहाँ से
u क्या बन गया, u इज इक्वल टू के बी टी स्क्वेयर। यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस एप्सिलॉन बाय के बी टी स्क्वेयर। साइन h बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये होती है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस, इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन बाय के बी टी, बीटा की वैल्यू 1 बाय के बी टी होती है, ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन साइन h एप्सिलॉन बाय के बी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस हाइपरबॉलिक एप्सिलॉन बाय के बी टी। तो एवरेज एनर्जी हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। वो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हमें पता है 1 प्लस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस को हम लिख सकते हैं जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स का, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे हम 2x लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ x हो तो यहाँ पे x बाई 2 कर दो। तो हम इसको ये कुछ अगर थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, माइनस एप्सिलॉन। अब हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन x कॉस x, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ साइन x हो तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं हम। सिमिलरली इसका करो, ये बन जाएगा आपके पास साइन h एप्सिलॉन बाई 2 के बी टी, ठीक है। फिर कॉस हाइपरबॉलिक एप्सिलॉन बाई 2 के बी टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस h स्क्वायर एप्सिलॉन बाई 2 के बी टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या बच जाएगा और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे साइन x का यहाँ पे 2 आता है, ठीक है। साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये भी एक कैंसिल हुआ, साइन बाय कॉस ये बन गया tan, ये हमारे पास क्या बन गया है, माइनस एप्सिलॉन tan h एप्सिलॉन बाय 2 के बी टी, ठीक है। तो ये आ गया है आपके पास आंसर, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी हम ऐसे निकालते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, रीड करो एक बार पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 2 लेवल हैज एनर्जी 0 and E. The level with energy 0 is non-degenerate while the level with energy E is triply degenerate. The mean energy means the average energy of the classical particle in this system. अब हमने फिर से एवरेज एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या गिवन है, 0 और E। ये नॉन डीजनरेट मीन्स इसकी डीजनरेसी 1 है और एनर्जी E वाला क्या है, ट्रिपली डीजनरेट है, ठीक है। अगर एवरेज एनर्जी निकालनी है तो क्या होता है एवरेज एनर्जी, के बी टी स्क्वेयर करली एल क्यू बाय करली टी, ठीक है। अब हमने ये फॉर्मूले से तो निकाल लिया है, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला भी होता है। वो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, समेशन आई ई आईथ ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आईथ बाय समेशन आईथ ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई आईथ। ये भी फॉर्मूला हमने लिखा था, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने इससे निकाला था, अब अगर इसको यूज़ करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। पहली एनर्जी लेवल 0 है, ई रेस टू पावर माइनस बीटा 0, प्लस सेकेंड क्या है, ई है, क्योंकि इसकी डीजनरेसी तो 1 ही है। अब डीजनरेसी का केस है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जी आई के साथ, ठीक है। कभी भी अगर डीजनरेसी वाला क्वेश्चन आता है तो सिंपली जी आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब
ज़ीरो वाले की तो डिजनरेसी 1 है, अगर ई वाले की देखोगे तो कितनी डिजनरेसी है 3 ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे ज़ीरो की डिजनरेसी 1 इंटू ई रेस टू पावर बीटा 0 प्लस ई एनर्जी की डिजनरेसी 3 ई रेस टू पावर माइनस बीटा यहाँ पे ई है, ठीक है। फिर u क्या आ गया, ये तो 0 बन गया 3e रेस टू पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर 0 1 3e रेस टू पावर माइनस बीटा ई, तो एवरेज एनर्जी ये बन जाएगी, ठीक है। तो हमने दोनों फॉर्मूले, ठीक है, यूज़ करने सीख लिए हैं, तो ऐसे यूज़ करना है आपने। अब करते हैं 4th क्वेश्चन, एक बार रीड कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पार्टीशन फंक्शन फॉर अ फोटोन गैस द पार्टीशन फंक्शन फॉर अ फोटोन गैस हमें गिवन है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, स्पेसिफिक हीट मीन्स CV फाइंड करना है और प्रेशर फाइंड करना है। मीन्स हमें लॉग ऑफ Z कितना गिवन है, पाई स्क्वायर V KBT रेस टू पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 45 H क्यूब और साथ में C क्यूब है, ठीक है। अब हमें CV निकालना है। अब CV किसके इक्वल होता है, CV हमारे पास इक्वल होता है du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, यही होता है। u का डेरिवेटिव करते हैं हम t के साथ, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर आपने CV की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, u, और u हमारे पास क्या होता है, u होता है KBT² करली बाय करली t लॉग ऑफ q, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ये पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। z हमारे पास पार्टीशन फंक्शन गिवन है, z क्या है, पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको z लिख लेते हैं, ठीक है। वो तो नोटेशंस का फ़र्क है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा अगर आप इसका सिंबल चेंज होके आता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, लॉग ऑफ z गिवन है, उसका टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव कर दो, तो करली बाय करली t लॉग ऑफ z इज इक्वल टू, बाकी टर्म सारी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रख के डेरिवेटिव चाहिए, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं और बाकी टर्म तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो क्या आ जाएगा, KB का क्यूब ये कांस्टेंट है 3t² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल होके 15 बन गया, तो करली ln z बाय करली t इज इक्वल टू पाई स्क्वायर v बाय 15 h क्यूब c क्यूब, यहाँ से KB क्यूब और t², ये बन गया। अब यहाँ से u की वैल्यू क्या निकल आई है, u आ गया है KBT², ये वाला फैक्टर आ जाएगा, पाई स्क्वायर v बाय 15 h क्यूब c क्यूब KB क्यूब और t², ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसका भी पावर 4, इसकी भी पावर 4 बन गई, 15 h क्यूब c क्यूब, तो बन गई है पावर क्यूब, ठीक है। तो आपके पास u आ गया है इतना। अब हमें क्या करना है, u का डेरिवेटिव करना है CV निकालने के लिए, तो इसका टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव करो, तो करली u बाय करली t किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो ये सारी टर्म कांस्टेंट, पाई स्क्वायर v बाय 15 h क्यूब c क्यूब KB रेस टू पावर 4, ये तो कांस्टेंट है, फिर 4t क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास CV की क्या वैल्यू निकल आई है, पाई स्क्वायर v ये 4 आया है डिवाइडेड बाय 15 h क्यूब c क्यूब KB रेस टू पावर 4 और t क्यूब आ गया है, तो CV t क्यूब के साथ वेरी कर रहा है,
ठीक है। तो ऐसे हम CV निकाल सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है कि CV कैसे निकलता है। ये तो हम एक्सप्रेशन बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। du/dt से निकलता है, तो आपको u पता होना चाहिए, u का फॉर्मूला हमें ये पता है, ठीक है। तो अब हमारा CV निकल गया है, हमने फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, द प्रेशर ऑफ द फोटोन गैस हमें निकालना है। अब प्रेशर कहाँ से निकालें, ठीक है। अब देखो प्रेशर निकालना है, अगर आपको CV तो U से निकल जाएगा। अब आपने जो बाकी टर्म्स निकालनी है वो हम मोस्टली A से निकाला करेंगे, ठीक है। A से, क्योंकि हमारे पास A क्या होता है, -KT log ऑफ Z, ठीक है। log ऑफ Q होता है, यहाँ पे Z है, तो A निकल सकता है इजीली। क्या हो जाएगी वैल्यू, log ऑफ Z गिवन है π² V KB क्यूब डिवाइडेड बाय 45 h³ C³। तो यहाँ से A की क्या वैल्यू आ गई, π² V माइनस 45 h³ C³ पावर 4 बन गई, ठीक है। A आ गया है। अब यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशन यूज़ करो, आपको A गिवन है, प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, A किसके इक्वल होता है, U माइनस TS के। डेरिवेटिव करो, DA क्या हो जाएगा, DU माइनस TDS माइनस S DT। U की वैल्यू क्या होती है, DU की वैल्यू TDS माइनस PDV माइनस TDS माइनस SDT। अब मैंने यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ नहीं की, क्योंकि कहीं पे भी मुझे n नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर n नहीं दिख रहा तो उसका यूज़ ही नहीं होना है, तो मैंने मॉडिफाइड इक्वेशन यूज़ नहीं की, सिंपल ये लगाया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को यूज़ करके। तो ये टर्म कैंसिल हो गई, तो DA किसके इक्वल आ गया, माइनस PDV माइनस SDT, ठीक है। तो ये तो कुछ सेकंड का काम है, आपको A गिवन है, मैक्सवेल इक्वेशन निकालो, ये आ गई। अब यहाँ से आपने P की वैल्यू निकालनी है। तो P की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसको टर्म को 0 कर दो, मीन्स टेम्परेचर को रखो कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर को रखो कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर P की वैल्यू निकालनी है तो टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट, तो DT 0 हो जाएगा, तो DA इज इक्वल टू माइनस PDV आ जाएगा, ठीक है, इतनी टर्म। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, माइनस करली A बाई करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब हमें A की वैल्यू गिवन है, अब आपने वॉल्यूम के साथ डेरिवेटिव करना है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो क्या आ जाएगा, प्रेशर माइनस है, माइनस π² V का डेरिवेटिव करोगे 1 आ जाएगा, बाय 45 h³ C³, फिर यहाँ पे KBT रेस टू पावर 4, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो π² KBT रेस टू पावर 4 बाय 45 h³ C³। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू ये बन गई है, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो ऐसे अगर आपने कुछ भी निकालना हो, जैसे आप यहाँ से एंट्रोपी पूछा जाए तो यहाँ से निकाल सकते हो। अगर हम मॉडिफाइड इक्वेशन लिखते, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस म्यू DN आता। अगर केमिकल पोटेंशियल निकालना हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये A को यूज़ करना है। अगर बाकी सारी टर्म्स निकालनी है तो A को याद रखना, क्योंकि A निकालना सबसे ईजी है। -KT log ऑफ Z करना है, A निकल गया, यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया था, डिस्क्रीट वाले क्वेश्चंस किए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कॉन्टिन्यूस वाले फॉर्मूले को, ठीक है, लेके यूज़ होंगे। कॉन्टिन्यूस वाले पार्टीशन फंक्शन को यूज़ करके सॉल्व होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब
कॉन्टीन्यूअस पार्टीशन फंक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको वो भी अप्लाई करना आ जाए। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस ऑफ एन नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल इज सब्जेक्टेड टू अ पोटेंशियल। अब हमें पोटेंशियल गिवन है। अब देखो यहाँ पे ये डिस्क्रीट केस नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, तो ये हमारे पास कॉन्टीन्यूअस वाला केस आ गया और अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो हमें पार्टीशन फंक्शन निकालना है। तो पार्टीशन फंक्शन हमारे पास होता किसके इक्वल है, 1/h⁻f इंटीग्रेशन e⁻ बीटा h dfp dfq। ठीक है, अब ये वन डायमेंशन में गिवन है, वन डायमेंशन मीन्स f की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/h e⁻ बीटा h dp dx। ठीक है, q की वैल्यू x है। अब यहाँ पे H हमारे पास क्या होता है, H होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। 1D की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही टर्म आएगी काइनेटिक एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी अल्फ़ा इंटू एक्स मॉड गिवन है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट की तो Q क्या बन गया 1/h इंटीग्रेशन होगी क्योंकि P पे भी होनी है X पे भी होनी है, e⁻ माइनस बीटा की वैल्यू होती है 1/kBt। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, p²/2m⁻kBt माइनस अल्फ़ा x मॉड बाय kBt इंटू dp dx। अब यहाँ पे देखो मोमेंटम तो ऑलवेज -∞ टू +∞ हो सकता है, मोमेंटम -∞ टू +∞। अब ध्यान रखना कभी भी आपको x मॉड लिखा दिख जाए, x की लिमिट कहाँ से कहाँ होंगी, -∞ टू +∞ होंगी। ठीक है, तो x वाले एक साइड पे कर लो और y वाले p वाले एक साइड पे किए तो क्या बन जाएगा q = 1/h इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ e⁻p²/2m⁻kBt dp। फिर आ जाएंगे x वाली टर्म्स e⁻α x मॉड बाय kBt, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखो हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले सिर्फ इतनी टर्म को देखो, ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे, जिसमें x² वाला एक फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला नंबर 2। वो फॉर्मूला कुछ ऐसे था, e⁻ α x² x⁻n dx इज इक्वल टू गामा ऑफ n+1/2। ठीक है, गामा है ये 2 α⁻n+1/2। अब इन दोनों को कंपेयर करो, -∞ टू +∞ है, e⁻p²/2n⁻kBt। ठीक है, dp। अब देखो ये एक इवन फंक्शन है, अगर ये इवन फंक्शन है तो मैं -∞ टू +∞ को क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, 0 टू ∞, तो सेम बन गया। बट यहाँ पे x है, यहाँ पे p है, सिर्फ इतना चेंज है, और यहाँ पे p की पावर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो p की अगर पावर कुछ भी नहीं है तो मैं p⁻0 लिख सकती हूँ, p⁻0 1 होता है, तो यहाँ से n की पावर क्या हो, n की वैल्यू क्या हो गई 0, और अल्फ़ा क्या होता है x के स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है, तो p² के साथ ये टर्म है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2m⁻kBt हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब किसके इक्वल हो गया, गामा ऑफ 1/2 क्योंकि n की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा की वैल्यू 1/2m⁻kBt रेज़ टू पावर 1/2। और हमारे पास गामा ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ पाई, ये ऊपर चली जाएगी, 2m⁻kBt रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 0 टू ∞ e⁻p²/2m⁻kBt इज इक्वल टू रूट, इसको पाई को मैं इस अंदर ले जाती हूँ तो 2πm⁻kBt रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको हमने लिखा है 2 टाइम्स, तो इतने की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है,
वो आ गई है वैल्यू हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये वाली वैल्यू ना 2 टाइम्स की नहीं आई है, ठीक है, ये सिर्फ इतने की वैल्यू आई है आपके पास, ये सिर्फ इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू है, तो 2 टाइम्स ये इतने की वैल्यू है आपके पास, तो ये बन जाएगा Q इज़ इक्वल टू 1/h², ठीक है, 2 इंटू कितनी आई है 2m पाई KBT रेस टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है इस टर्म की, तो मोस्टली अगर आपको याद रखा जा सकता है ये फॉर्मूला -∞ टू +∞ e रेस टू पावर -p² बाय 2m KBT dp, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है √2m पाई KBT, ठीक है, डिवाइड बाय 2 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लिमिट ऐसे चेंज हो जाएंगी, -∞ टू +∞ e रेस टू पावर -p² बाय 2m KBT इंटू dp, इसके इक्वल आ गया है, ठीक है। अब हमने सॉल्व करना है ये वाली टर्म, तो इसको लर्न कर लेना, अदरवाइज बहुत रिपीट होता है ये वाला, ठीक है, रिजल्ट। उसके बाद हमने सॉल्व करना है इस टर्म को, ठीक है, ये x वाली टर्म को -α(x mod KBT इंटू dx। अब जब भी मॉड आए लिमिट्स को ब्रेक कर लेना है, -∞ से 0, 0 से इन्फानाइट, -∞ से 0 e रेस टू पावर α(x mod बाय KBT dx प्लस 0 से इन्फानाइट e रेस टू पावर -α(x mod बाय KBT इंटू dx। अब अगर आप देखोगे -∞ से +∞ में x की वैल्यूज़ क्या रहेंगी नेगेटिव रहेंगी, ठीक है, x की वैल्यूज़ नेगेटिव रहेंगी, तो x मॉड को मैं लिख सकती हूँ -(x), ठीक है, जब भी -∞ टू +0 है, ठीक है, यहाँ पे इस लिमिट में x की वैल्यूज़ नेगेटिव रहने वाली हैं, तो x मॉड को हम -(x) लिख सकते हैं। कब, अगर x -∞ टू 0 है, ये x मॉड को हम x लिख सकते हैं, क्योंकि 0 टू इन्फानाइट जाएंगे तो x की वैल्यूज़ पॉजिटिव रहती हैं, तो x मॉड को x लिख सकते हैं जब x 0 टू इन्फानाइट है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ से मॉड हटा के -x लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, -∞ टू +∞, ठीक है, e रेस टू पावर -α(x mod KBT dx इज़ इक्वल टू -∞ टू 0, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, α(x बाय KBT इंटू dx प्लस 0 टू इन्फानाइट e रेस टू पावर -α(x बाय KBT इंटू dx। कभी भी मॉड वाला क्वेश्चन आता है सेम मेथड रिपीट करना है आपने, ठीक है। अब अगर मैं इस टर्म में x को -x के साथ चेंज कर दूं, ठीक है, इस टर्म में x को -x के साथ चेंज किया तो यहाँ पे लिमिट भी इन्फानाइट हो जाएंगी, 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अगर आपने x को -∞ रखा तो माइनस तो ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो ये देखो ऐसे बन जाएगा, ये इन्फानाइट यहाँ पे 0, e रेस टू पावर x को -x किया है तो -α(x KBT और यहाँ पे -dx आ जाएगा, ठीक है। ये अब लिमिट्स को इंटरचेंज करो, ठीक है, अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो यहाँ पे, अगर हमें पता है a टू b है, ठीक है, इसको मैं -b टू a लिख सकती हूँ, तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकती हूँ, -0 टू इन्फानाइट कर दूँ, e रेस टू पावर -α(x KBT और -dx है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 टू इन्फानाइट e रेस टू पावर -α(x बाय KBT dx, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू ये निकाली है और ये है, तो दोनों टर्म सेम ही है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इतनी टर्म को क्या लिख सकती हूँ 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, ठीक है। अब जो हमने इंटीग्रेशन के 3 फॉर्मूले किए थे उसमें से फर्स्ट फॉर्मूला देखो, ठीक है, उसका
फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, सेकंड फॉर्मूला तो हमने पी वाले में यूज़ किया है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, 0 to इन्फानाइट ई रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स, ये किसके इक्वल था, गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय अल्फा रेस टू पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ से 0 to इन्फानाइट 2 टाइम्स ई रेस टू पावर, सॉरी सिर्फ इतनी टर्म को सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स नहीं लेना, के बी टी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे x की कोई भी टर्म नहीं है, मीन्स n हमारा 0 है और अल्फ़ा क्या होता है, x को छोड़ के बाकी टर्म, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, अल्फ़ा बाय के बी टी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी वो कांस्टेंट अल्फ़ा दे रखा था उन्होंने। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा बाय के बी टी है। आप इसको सिंबल भी चेंज कर सकते हो, ए रख लो यहाँ पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू अल्फ़ा बाय के बी टी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूले में ही चेंज कर लेना अल्फ़ा को ए, अदरवाइज क्वेश्चन में भी आपको अल्फ़ा गिवन है तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, यहाँ पे n की वैल्यू 0 है तो 1 बाय अल्फ़ा की वैल्यू ए की वैल्यू अल्फ़ा बाय के बी टी गिवन है रेस टू पावर 1 ऑफ गामा ऑफ 1 होता है, ये ऊपर चला जाएगा, के बी टी बाय अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू ये बन गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया है, Q इज़ इक्वल टू 1 बाय एच स्क्वेयर। ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ था, 2m पाई के बी टी रेस टू पावर 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है वैल्यू 2 के बी टी बाय अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारे पास के बी टी 2 के बी टी बाय अल्फ़ा एच स्क्वेयर 2m पाई के बी टी रेस टू पावर 1/2, ये आ गया है हमारे पास पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूअस पार्टीशन फंक्शन को। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसाइडर अ गैस ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग मोनोएटॉमिक इंडिस्टिंग्विशेबल नॉन रिलेटिविस्टिक मॉलिक्यूल्स ईच हैविंग अ मास m filled in a container of volume v in thermal equilibrium at a temperature T। मीन्स ये बात कर रहे हैं क्लासिकल आइडल गैस की। ठीक है, फाइंड पार्टीशन फंक्शन। अगर क्लासिकल आइडल गैस है, एनर्जी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी अगर कुछ भी हो सकती है तो ये कॉन्टीन्यूअस का केस है, तो यहाँ पे हमारे पास h की क्या वैल्यू आ जाएगी, p²/2m। अब फर्स्टली हम इसको फाइंड करते हैं 3D के 1D के केस में। ठीक है, पहले हम इसको 1D के केस में फाइंड करते हैं, फिर 2D में भी देखेंगे और फिर 3D में भी फाइंड करेंगे इसको। तो 1D के केस में h किसके इक्वल हो जाएगा, p²/2m। अब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हैं, हमारे पास कम्प्लीटली फ्री हैं। अगर फ्री हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। अब हमने पार्टीशन फंक्शन निकालना है, तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, हम 1D की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम 1D का केस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/h रेस टू पावर 1 e रेस टू पावर माइनस बीटा h इंटीग्रेशन 2 टाइम्स होगी dp/dx। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1/h। अब आपने लिमिट्स क्या लेनी है। ठीक है, उन्होंने बोला है
कि जो n मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर में प्रेजेंट हैं, ठीक है। वैसे तो उन्होंने दिया हुआ है वॉल्यूम, ठीक है, मीन्स ये 3D की बात कर रहे हैं। अगर हम क्या करें 1D बॉक्स लेके चलें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करते हैं, यहाँ पे बॉक्स जिसकी लेंथ L है, ठीक है, बॉक्स जिसकी लेंथ L है, तो बॉक्स की लेंथ अगर L है तो पार्टिकल कैसे किस में रह रहा होगा, लेंथ 0 to L। तो हमारे पास कुछ ऐसा ही केस होगा, ये बॉक्स है जिसकी लेंथ 0 to L है, ठीक है। तो अब लिमिट्स क्या हो जाएंगी x की 0 to L। अब मोमेंटम तो पॉजिटिव में भी हो सकता है, अगर यहाँ से जाएगा टकरा के वापस आएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो मोमेंटम तो कुछ भी हो सकता है, -इन्फानाइट से +इन्फानाइट, e⁻⁴ बीटा की वैल्यू 1/kBt, तो p²/2m kBt dp/dx। अब इसको सेपरेट कर लो तो क्या बन जाएगा 1/h 0 to L dx है, सिर्फ x वाली टर्म dx है, फिर 0 -इन्फानाइट टू +इन्फानाइट e⁻⁻ p²/2m kBt और dp। ये हमने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, अभी सॉल्व किया था। इसकी वैल्यू क्या आई थी √2m पाई kBt, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा 1/लेंथ आ जाएगी, ठीक है, ये x आ जाएगा, फिर लिमिट पुट कर दोगे तो L आ जाएगा। तो यहाँ से Q की क्या वैल्यू निकल के आई है, Q आ गया है 1/h L और 2πm kBt, ठीक है, ⁻⁴1/2। अब देखो यहाँ पे L/, ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख रही हूँ 2m पाई kBt, ठीक है, बाय h² कर दिया और ऊपर रूट आ जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको हम ऐसे ही रखते हैं 1/2 है और डिवाइडेड बाय क्या है h। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइंड कर रही हूँ, ठीक है, लैम्डा किसके इक्वल होता है h/√2πm kBt। ये क्या होती है मीन थर्मल वेवलेंथ, ठीक है, मीन थर्मल वेवलेंथ। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि आइडल पार्टीशन फंक्शन निकालो आइडल गैस के लिए इन टर्म्स ऑफ मीन थर्मल वेवलेंथ। तो मीन थर्मल वेवलेंथ किसके इक्वल है h/√2πm kBt के, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया Q = L/λ। ये किसके लिए आया है, सिर्फ एक पार्टिकल के लिए आया है। क्यों, क्योंकि हमने एक पार्टिकल का यहाँ पे एनर्जी लिखी है, एक पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन लिखा है। तो अब अगर हमने n पार्टिकल्स के लिए निकालना हो तो ये कंटिन्यूअस का केस है। और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए हमारे पास n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाता है, ठीक है, n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाता है 1 का n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल करते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर Q1। मीन्स ये एक पार्टिकल के लिए हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L/λ⁴n डिवाइडेड बाय 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा n पार्टिकल्स के लिए पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस का केस है, कभी हमने n फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। अगर हमने यही 2D में करना होता, ठीक था, ठीक है, अगर हमने यही 2D में करना होता तो यहाँ पे f की वैल्यू हम 2 लिखते, यहाँ पे 2D आता और यहाँ पे आपके पास 2 काइनेटिक एनर्जी आनी थी, x कंपोनेंट भी आएगा y कंपोनेंट भी आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन Q1 = स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे बनेगा e⁻⁴ px² kBt, ठीक है, साथ में -py² kBt, ठीक है, यहाँ पे आएगा dpx dpy, यहाँ पे भी dx आएगा dy आएगा। तो हमारे पास गैस 2D कंटेनर में है जिसकी लेंथ L ही रखी है, तो 0 to L हो जाएगी। ये x और y की लिमिट्स हैं, y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, y की अगर हमने लिमिट्स देखनी है, ठीक है,
y की लिमिट्स माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट हो जाएंगी, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को आपका होमवर्क है इसको सॉल्व करना। एक बार एक्स पी एक्स वाले आ जाएंगे, फिर पी वाई वाले आ जाएंगे। ये कुछ ऐसे बन जाएगा 1/h² माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट e⁻² px² 2m/kbt dpx, फिर आ जाएगा माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट e⁻² py² 2m/kbt dpy, ठीक है। फिर 0 to L dx, 0 to L dy। अब इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, क्या आएगा √2πm/kbt। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा √2πm/kbt। इसका आ जाएगा L, इसका आ जाएगा L, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू, ये रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1 बन जाएगा। ये ऐसे बना, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1/h² है और साथ में L² है, ठीक है। L² को हम लिख सकते हैं एरिया, तो 2πm/kbt/h², ठीक है। हमने अभी अभी लिखा था लैम्डा, ठीक है। लैम्डा किसके इक्वल था h/√2m/kbt। स्क्वायर कर दो, लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा h²/2 के साथ रूट कट जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू a/λ², ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ है तो यहाँ पे एरिया, लैम्डा है तो λ²। अगर हम 3D में देखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा और यहाँ पे लैम्डा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्लासिकल आइडियल गैस के लिए हमने पार्टीशन फंक्शन निकाला है। अब बाकी प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।